दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, उसका पूरा सारांश अच्छे से समझेंगे, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखी गई है। सर्वप्रथम हम राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय समझेंगे और उनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे, क्योंकि कभी कभी पाठ के लेखकों के बारे में भी शॉर्ट टाइप आंसर्स में पूछ लेता है और कभी कभी लॉन्ग टाइप आंसर में सीधे सीधे किसी न किसी लेखक के जीवन परिचय लिखने को बोल देता है। तो हम देखेंगे कि राहुल जी ने हिंदी भाषा और साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की है और इनकी रचनाएं भारतीय हिंदी साहित्य की महान उपलब्धि के रूप में स्वीकार की जाती हैं। विशेष रूप से यात्रा साहित्य को समृद्ध बनाने की दृष्टि से राहुल जी ने अप्रतिम योगदान दिया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म अपने गांव के पंदहा, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? सन 1893 ईस्वी में। इनके पिता पंडित गोवर्धन पांडे एक कट्टर और कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित गोवर्धन पांडे, जो कि एक कट्टर और कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। राहुल जी का बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। बौद्ध धर्म में आस्था होने पर इन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल रख लिया। इनके बचपन का क्या नाम था? केदारनाथ पांडे। जब इनका आस्था बौद्ध धर्म में लग गई तो इन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल रख लिया। राहुल नाम के आगे सांकृत्यायन इसलिए लगा क्योंकि इनका गोत्र सांकृत्य था। राहुल जी की प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय तथा उसके पश्चात निजामाबाद में हुई, जहां इन्होंने सन 1907 ईस्वी में उर्दू मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात इन्होंने वाराणसी में संस्कृत की उच्च शिक्षा की प्राप्ति की थी। राहुल जी के नाना अपनी युवावस्था में फौज में सिपाही रहे थे। नाना के मुख से सुनी हुई फौजी जीवन की वीरतापूर्ण कहानियाँ, शिकार के अद्भुत वृत्तांत, देश के विभिन्न प्रदेशों के रोचक वर्णन आदि ने केवल राहुल जी के भावी जीवन को भूमिका तैयार कर दी थी। राहुल जी के मन में यात्रा प्रेम अंकुरित हुआ और उन्होंने निम्नलिखित शेर को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उनका शेर क्या था कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो फिर नौजवानी फिर कहाँ। इन्हीं की ये पंक्तियों के प्रति इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। घुमक्कड़ी को अपने जीवन का लक्ष्य मानकर राहुल जी श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, यूरोप, जापान, कोरिया, मंचूरिया, रूस, ईरान तथा चीन आदि देशों को अनेक बार यात्रा की तथा भारत के नगर नगर को देखा। अपनी इन यात्राओं में इन्होंने अनेक दुर्लभ ग्रंथों की खोज की। यह घुमक्कड़ी राहुल जी की पाठशाला थी, यही उनका विश्वविद्यालय। अपनी आत्मकथा में इन्होंने स्वीकार किया है कि वे मैट्रिक पास करने में पक्ष में नहीं थे और स्नातक तो क्या, उन्होंने विश्वविद्यालय के भीतर कदम भी नहीं रखा। राहुल जी उच्च कोटि के विद्वान और अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने धर्म, भाषा, यात्रा, दर्शन, इतिहास, पुराण, राजनीति आदि विषयों पर पूर्ण अधिकार के साथ लिखा हुआ है। इन्होंने संस्कृत ग्रंथों को हिंदी टीकाएं लिखी, कोश ग्रंथ तैयार किए तथा तिब्बती भाषा और तालपोथी आदि पर दक्षतापूर्वक इन्होंने लिखा हुआ है। वस्तुतः यह सब उनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचायक है और भारत का यह अनन्य पुजारी महापंडित 14 अप्रैल सन 1963 ईस्वी को इस असार संसार को त्याग कर पंचतत्व के विलीन हो गया। अर्थात इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1963 को हो जाती है और इनका जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। यह थी राहुल सिंह सांकृत्यायन जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। अब हम उनकी महत्वपूर्ण कृतियों को जानेंगे। राहुल जी ने विभिन्न विषयों पर 150 से अधिक ग्रंथों की रचना की है और उनके प्रकाशित ग्रंथों की संख्या लगभग 129 है। इनमें धर्म दर्शन, लोक साहित्य, यात्रा साहित्य, जीवनी, राजनीति, इतिहास, संस्कृत ग्रंथों की टीकाएं, कोश ग्रंथ आदि सभी प्रमुख हैं। राहुल जी के प्रमुख ग्रंथों का विवरण है हम आपको बताएंगे।
सर्वप्रथम हम कहानी बताएंगे कि उनकी कौन कौन सी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। पहली कहानी है सतमी के बच्चे, दूसरी है वोल्गा से गंगा, तीसरी है बहुरंगी मधुपुरी और कनैल की कथा। ये सब उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी और कनैल की कथा। उपन्यास उनके हैं जीने के लिए, जय योधेय, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री और सप्त सिंधु। ये इनकी उपन्यास थी जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अब हम मेरी तिब्बत यात्रा का सारांश देखेंगे, जो कि हमारा मूल पाठ है। लहासा के उत्तर की ओर यात्रा वृत्तांत राहुल जी ने सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है। अर्थात राहुल सांकृत्यायन जी ने मेरी तिब्बत यात्रा अपने यात्रा वृत्तांत में नेपाल के रास्ते से जब तिब्बत जा रहे थे उस रास्ते का विस्तृत रूप से बताया हुआ है। वह नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा पर जा रहे थे। उस समय भारत के लोगों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। यह उस समय की बात है जब भारत के लोगों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें तिब्बत की यात्रा या तिब्बत में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए लेखक को यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में करनी पड़ी थी। और उन्होंने यह भी बताया कि जब इजाज़त नहीं थी तो इन्होंने कैसे यात्रा की। वह एक भिखमंगे के वेश में गए हुए थे तिब्बत। इस यात्रा वृत्तांत में तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया गया है। इन्होंने अपने इस यात्रा वृत्तांत में लहासा, जो कि तिब्बत की राजधानी है, की ओर जो जाती हैं बहुत ही कठिन रास्ते हैं, उनका वर्णन किया हुआ है। राहुल सांकृत्यायन जी के इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा हमें तत्कालीन तिब्बत समाज के लोगों के बारे में पता चलता है। इनके यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय कैसी संस्कृति थी तिब्बत के समाज के लोगों की, उसके बारे में हमें तत्कालीन पता चलता है। लेखक जिस रास्ते की बात कर रहे हैं वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग है और फटी पलोंग का रास्ता अब अस्तित्व में नहीं आता था। जब फटी फलियोंगपोंग ये रास्ता है जो कि तब अस्तित्व में नहीं था, अब यह बन गया है। कौन सा रास्ता? फटी फलिंगपोंग। तब सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी वस्तुएं इसी मार्ग से तिब्बत जाया करती थी, जिस मार्ग का उल्लेख इसमें राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। यह व्यापारिक रास्ता होने के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था। वहाँ से व्यापार भी होते थे। उस रास्ते से लहासा, जिस रास्ते से जाया जाता है नेपाल से लहासा, यह हिंदुस्तान से लहासा तिब्बत जाने का वही एक सिर्फ रास्ता था। उससे व्यापार भी किया जाता था और साथ साथ ही सैनिक रास्ता भी वही था। इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियाँ बनी हुई थी। तिब्बत में यात्रियों को कुछ कष्ट भी है तो कुछ आराम भी। वहाँ सबसे बड़ी अच्छी यह बात थी कि वहाँ पर जात पात नहीं था, न छुआछूत की कोई भावना थी और न ही वहाँ की महिलाएं पर्दा करती थी। यह बहुत ही अच्छी बात थी वहाँ की। बिल्कुल जात पात पे वहाँ के लोग विश्वास नहीं करते थे और ना ही छुआछूत की कोई भावना थी और वहाँ की महिलाएं भी पर्दा नहीं करती थी। चोरी के डर से एकदम निम्न श्रेणी के भिखमंगों को कोई अपने घर में घुसने नहीं देता था। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे होते थे उनको अपने घर में कोई घुसने नहीं देता था, वरना आप अपरिचित होने पर भी किसी के घर में अंदर घुस सकते हैं और ज़रूरत होने पर अपनी झोली से चाय निकाल कर दे सकते हैं। घर की बहू या सास आपको लिए वो पका कर दे देगी। अगर आप अपरिचित भी हैं, भिखमंगे नहीं हैं, अपरिचित हैं, तो भी आप किसी भी घर में घुस सकते हैं और वहाँ पर अपनी चाय निकाल कर देंगे तो वहाँ की जो घर की सास या बहू होगी वह आपको पका कर वह चाय दे देगी। ऐसी संस्कृति उस समय तिब्बत की थी। लेखक के अनुसार परित्यक्त चीनी किले से अब वे आगे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया था। लेखक ने दोनों चिटे उसे दे दिया। तत्पश्चात वे थोंगला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए थे और उस गांव में जो सुमति है, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी का दोस्त है, उसके परिचित लोग
वहाँ पर रहते थे, जिस वजह से उन्हें ठहरने की जगह मिल गई थी। 5 वर्ष पश्चात, अर्थात वहाँ पर वह 5 वर्ष रुके हुए थे। जब 5 वर्ष पश्चात वह वहाँ से लौटते हैं तो इसी रास्ते से लौटते हैं, तब वे लेकिन भिखमंगे के वेश में नहीं बल्कि एक सभ्य और सुशिक्षित यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटते हैं। जब वह गए थे 5 वर्ष वहीं पर रहे, फिर जब वह लौटते हैं तो उसी रास्ते से लौटते हैं जिस रास्ते से गए हुए थे, लेकिन भिखारी के रूप में नहीं, भिखारी के वेश में नहीं, वह एक सभ्य और सुशिक्षित यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटते हैं। किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। उन्हें गांव के किसी गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा था। जब वहां से आए उन्हें कोई गांव में रहने के लिए कोई झोपड़ी नहीं देता है। दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त सुमित का डांडा घोडला पार करना था। डांडा घोडला एक स्थान का नाम है। सुमित के दोस्त था, उनके साथ उन्हें पार करना था। वहाँ बहुत खतरा था, लेकिन लेखक का कोई डर नहीं था। बहुत खतरा होने के बावजूद भी राहुल सांकृत्यायन जी को बिल्कुल खतरे का एहसास नहीं हो रहा था। उनके मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं था, क्योंकि वे लोग भिखारी के वेश में फिर से आ गए थे, नहीं थे मतलब। इस प्रकार अपनी यात्रा का आनंद उन्होंने लिया था। वापस उतरते समय लेखक का घोड़ा सुस्त होकर धीमा चलने लगा, जिसके कारण लेखक अपने दोस्त सुमति से थोड़ा पीछे हो गए। फिर इधर उधर घूमते हुए बड़ी मुश्किलों से रास्ता पार करते हुए वह उसी रास्ते पर आकर मिल गए जिस रास्ते से दोनों बिछड़े हुए थे, क्योंकि उनका घोड़ा अचानक से थक जाने के कारण थोड़ा धीरे चलने लगता है, तो वह अपने दोस्त सुमत से पीछे हो जाते हैं। उसके बाद दोनों ने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नक्शे में विदाई लेकर चल पड़े। और जब वापस भारत में पहुंच गए तो अपना अपना बस्ता, अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और चल दिए। यह थी मेरी तिब्बत यात्रा का पूरा सारांश, जो कि हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।